हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इस ओजी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और यहाँ पर हम आज उसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फंगी। तो हम पहले से ही जानते हैं कि फंगी क्या है। हम तो रेस्टोरेंट में जाकर पिज़्ज़ा में टॉपिंग ढूंढते हैं मशरूम के, तो मशरूम कौन से कैटेगरी के हैं उसको हमको पता लगाना है। और फिर जब भी कोई ब्रेड बहुत दिनों से पड़ा हुआ हो, उसमें जब कुछ ब्लू कलर के ग्रोथ या फिर कॉपरी कलर के ग्रोथ होते हैं ना, वो कौन से कैटेगरी के, कौन से डिवीजन के, कौन से फाइलम के हैं, उनका स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और अगर हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो कैसे लगते हैं, या फिर वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो कॉपरी ग्रोथ है वो एक छोटे से कॉर्नर से पूरे ब्रेड में कैसे स्प्रेड हो जाता है, एक तरह कौन से प्रोसेस है मेनली, तो उसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, पर थोड़े साइंटिफिक तरीके से और एनसीईआरटी को बेस रखकर। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। मेनली किंगडम फंगी में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि जो जनरल थॉट्स हमको आएंगे कि क्या है फंगी, उसको तो हमको क्लियर करना पड़ेगा पहले। तो दे आर मेनली हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोटॉपिक मैंने पहले ही बोल दिया है कि ऑटोट्रॉपिक का उल्टा होता है। हेट्रोट्रॉपिक में वो खुद खाना नहीं बनाता, वो दूसरों का खाना छीनता है। यानी कि जो दूसरे प्लांट मेड पार्टिकल्स हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर से उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके उसको कंज्यूम करा जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, और वो है सैप्रोफाइट्स। दे आर सैप्रोफाइट्स ऑल्सो। यानी कि वो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो फैट, प्रोटीन्स और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिवाइड करके, डिग्रेड करके उनको सिंपलर फॉर्म में इनटेक करते हैं। सो दैट्स द सैप्रोफाइट्स। नाउ डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, तो वो देखने में भी बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से। एंड हैबिटेट, हैबिटेट भी कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी कि वो कहीं पर भी रह सकते हैं। हमने सोच लिया था कि बैक्टीरिया ही एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो ये कॉस्मोपॉलिटन हैबिटेट शो करता है, पर नहीं, फंगी भी जहाँ कहीं भी रह सकते हैं। पर बैक्टीरिया थोड़े एक्सट्रीम और थोड़े एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, पर ये थोड़े कम एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। हाँ, यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये दोनों फॉर्म दिखाई पड़ते हैं। प्रोटिस्टा में हम देखे थे कि ओनली यूनिसेलुलर फॉर्म से एग्जिस्ट करते हैं। वो बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक फॉर्म से यूकैरियोटिक फॉर्म में तो आ गए थे, पर उनमें मल्टीसेलुलर फॉर्म डेवलप नहीं हुआ था। पर इनमें क्या हुआ है, मल्टीसेलुलर फॉर्म पहले डेवलप हो गया है। तो फंगी यूनिसेलुलर ओनली ईस्ट में होता है, जिसको हम सैक्रोमाइसिस कहते हैं। और इसका बहुत सारे स्पीसीज हैं जो हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फंगस मेनली फिलामेंटस होता है, यानी कि हम अगर कुछ छोटे छोटे रस्सी या थ्रेड्स की तरह उनको इमेजिन करें, यहाँ पर देखेंगे हम, इसको हम फिलामेंटस फॉर्म्स कहते हैं। इनका जो फिलामेंट का एक एक यूनिट है, एक एक यूनिट को हम कहते हैं हाइफी या हाइफा। और वो हाइफी जब एक, क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक बुना हुआ ऊल, जब हम ऊल को बुनते हैं ना, जो कपड़े बनते हैं, वैसे हाइफी को अगर हम बुन दें तो हम जो पा सकते हैं वो है माइसेलियम, माइसेलियल स्ट्रक्चर्स। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स। मेनली ट्यूब्स क्यों बोले हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हॉलो फॉर्म रहता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो डायमीटर में ही लगा रहता है। फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी कि अगर ये एक ट्यूब होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियस तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी। मेनली सिनो का मतलब होता है कॉमन प्लेस,
यानी कि कॉमन एरिया। तो जिस हाइफी में साइटोप्लाज्म कॉमन है पर न्यूक्लियस सबका अलग अलग होता है, मेनली बहुत सारे न्यूक्लियस अगर एक ही हाइफी में एग्जिस्ट करता हो विदाउट एनी सेप्टम या वाल, तो हम उसको सिनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। और अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स, यानी कि यहाँ पर इस न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस के बीच में एक सेप्टम होगा। जैसे हमारे नोज में ये सेप्टम होता है, ऐसे ही एक क्रॉस वॉल होगा वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में। सो दे आर कॉल्ड, हाँ, इसके मुताबिक हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से फॉर्म्स होते हैं, राइट? सेप्टेड एंड एसेप्टेड, वी विल कम इनटू दैट लेटर। नाउ दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है पैरासाइट। और दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेन। तो लाइकेन यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन मेनली ऐसे आप देख सकते हैं, लाइकेन कैन बी थॉट एज 90% ऑफ फंगी एंड 10% ऑफ एल्गी। तो एल्गी यहाँ पर फूड प्रोड्यूसर है और फंगी यहाँ पर मेनली जो रहने का जगह एंड द ऑर्गेनिक मैटर कलेक्टिंग बॉडी है, वो मेनली ऑर्गेनिक मैटर्स एल्गी को कलेक्ट करके देगा, जिससे वो खाना बनाएगा और फिर एल्गी फंगी को भी वो खाना सप्लाई करेगा। लाइकेन बहुत स्पेशल होता है क्योंकि जहाँ पर पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं होता। सो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, व्हिच इज द pollution detector organism? That would be lichen. And roots of higher plants as mycorrhiza. तो कुछ कुछ प्लांट के, जैसे कि ओक हो गया, बार्च हो गया, इस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, उस रूट्स में भी कुछ टाइप के फंगी रहते हैं, जिन फंगी का मेनली जो कैटेगरी होता है वो है जाइगोमाइकोटा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो फंगी इस जो प्लांट्स, हायर प्लांट्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उस बड़े बड़े ट्रीज के रूट सिस्टम में अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर ही वो इनहिबिट करते हैं। और इनहेबिटेशन के दौरान वो उस पेड़ को अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। और भी काम करते हैं, क्या काम करते हैं? जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को यहाँ पर बॉन्ड करने के भी मदद करते हैं, यानी कि फॉस्फोरस फिक्सेशन में भी काम आते हैं ये माइकोरिजा। सो जो माइकोरिजा मेनली रूट के एकदम अंदर घुस जाते हैं उसको हम कहते हैं भैम, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इट इज़ वेसिक्युलर आर्वस्कुलर माइकोरिजा, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है अभी। नाउ कुछ फंगस के कारनामे देख लेते हैं। ये जो व्हीट के रस्ट होते हैं, ये जो रस्ट मतलब जंग पड़ जाना, तो यहाँ पर जंग पड़ गया है, आप देख सकते हैं वैसे ही कुछ है। और ये ब्रेड में जो फंगस लगा है, ये हम बाद में पढ़ेंगे ये क्या है। ये मेनली एगरिकस होते हैं। और यहाँ पर है जो वाइट रस्ट होते हैं। वाइट रस्ट किस में होते हैं? मेनली मस्टर्ड में। और ये मेनली जिसके लिए होता है वो है एल्ब्यूगो। और ये हमारा भाई साहब पेनिसिलियम, जिससे हमारा पहला एंटीबायोटिक बना था। और हमने पहले डिस्कस किया था कि हम देखेंगे कि क्रॉसवॉल होने से क्या होता है और क्रॉसवॉल ना होने से क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें क्रॉसवॉल होगा तो उसमें ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, तो इनको हम सेप्टेड बोलते हैं। और जिसमें ये कंपार्टमेंट्स नहीं होते और साइटोप्लाज्म फ्लो करता है विदाउट एनी हेजिटेशन, तो इसको हम एसेप्टेड बोलते हैं।
जब ए किसी फॉर्म में इंक्लूड होता है, ए मतलब होता है नो और विदाउट. सो विदाउट सेप्टेशन इज कॉल्ड एसेप्टेड. नाउ मैं एक बहुत ही बढ़िया एक टेबल पेश करने वाला हूँ जो आप देख रहे हैं. इससे आपका 50% वर्क हो जाएगा याद करने का. जब हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो कैसे याद रखना है, कैसे टेबल के तौर पर हमें याद रखना है, ये देख लेते हैं. तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये चारों क्लासिफिकेशन फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये कौन से बेसिस पर हो रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि बेसिस क्या है. द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. माइसीलियम जो हमने देखा है, हाइफी का जो टीम है, द टीम ऑफ हाइफी इज कॉल्ड द माइसीलियम. उसके मॉर्फोलॉजी के मुताबिक मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे फॉर्मेशन हुआ है उसके मुताबिक, और फ्रूटिंग बॉडी में बाद में आते हैं. हम जानते हैं कि फ्रूट्स क्या है. जैसे कुछ आम ले लो, तो आम एक फ्रूट है, उसके अंदर हम सीड्स पाते हैं जिससे बड़ा ट्री फिर से बन जाता है. तो वैसे ही फ्रूटिंग बॉडी के अंदर भी स्पोर्स रहते हैं जो सीड की तरह काम करते हैं. वो जो बड़े होकर वो फिर से वही ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है. तो इन तीनों बेसिस, दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन, द व्हाट इज़ द बेसिस. हर चैप्टर में कभी भी बेसिस आए तो बेसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर. बेसिस, व्हाट इज़ बेसिस मेनली. सो नाउ ये टेबल आ गया है. तो इस टेबल में दिखाया गया है कि पहले हम इनके कॉमन नेम्स पढ़ेंगे. तो फाइकोमाइसिटिस, फाइको जहाँ पर भी होगा प्लांट्स तो आ ही जाएगा. तो प्लांट यहाँ पर मेनली प्लांट्स नहीं, फाइको का मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस का नाम होगा इंक्लूड. तो यहाँ पर हम फाइकोमाइसिटिस को एल्गल फंगी बोलते हैं. तो फाइकोमाइसिटिस और लाइकेन को मिला मत देना, क्योंकि वो भी एल्गल और फंगस का सिम्बायोसिस है, पर ये सिम्बायोसिस नहीं है. ये एल्गी की तरह फंक्शनिंग फंगस है, पर ये सिम्बायोसिस नहीं है, ये उसकी तरह दिखता है. तो फाइकोमाइसिटिस इज कॉल्ड एज एल्गल फंगी. एस्कोमाइसिटिस इज कॉल्ड एज सैक फंगी, क्योंकि यहाँ पर सैक या बोरी के जैसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. बेसिडियोमाइसिस सेल्फ और क्लाब फंगी. क्लाब मतलब जो हम हॉकी मेनली गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ के एंड में जो शेप होता है ना, उसको हम क्लब कहते हैं. तो वैसी तरह दिखता है ये बेसिडियोमाइसिटिस. और नाउ ड्यूटेरोमाइसिटिस इज फंगी इम्परफेक्टाई, क्योंकि ये परफेक्ट फंगी नहीं है. अभी तक साइंटिस्ट ड्यूटेरोमाइसिटिस का कोई मजबूत क्या कहते हैं, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है. इसमें कुछ फीचर्स फंगी के हैं और कुछ फीचर्स फंगी के नहीं भी है. तो नाउ कमिंग टू द सेप्टेशन पार्ट. फॉर फाइकोमाइसिटिस इट इज एसेप्टेड और सिनोसाइटिक, और एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस आर सेप्टेड, राइट. नाउ हैबिटेट्स. फाइकोमाइसिटिस मेनली एक्वाटिक और वार्म ह्यूमिड पार्ट में रहते हैं, और ये मेनली जो वुड है, वुड में भी रहता है, जो मेनली मॉइस्ट वुड होना चाहिए. वो ड्राई वुड में नहीं रह सकता, क्योंकि उसके बचने के लिए थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए, वरना वो डिहाइड्रेशन से मर जाएगा. और एस्कोमाइसिटिस ये मेनली डिकम्पोजिंग मैटर्स में रहता है, जो थोड़ा रखने के बाद गलना शुरू हो गया है. तो दैट डिकम्पोजिंग मैटर्स आर द हैबिटेट्स ऑफ एस्कोमाइसिटिस. डांग्स.
यानी कि जो गोबर है उस गोबर में भी ये एस्कोमाइसिटीज पलते हैं। तो इस न्यूट्रिशन को हम कॉप्रोफेगस न्यूट्रिशन कहते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज मेनली सैप्रोफाइट्स हैं, प्योरली सैप्रोफाइट्स, और वो वुडन लॉग्स में भी रह सकते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज मेनली इन सब में बहुत यूनिक है क्योंकि ये डीकम्पोजर भी है, और डीकम्पोजिशन से मेनली जो छोटे छोटे मिनरल्स प्रोड्यूस होंगे, इनऑर्गेनिक मैटर्स प्रोड्यूस होंगे, वो मेनली मिनरल साइकिल में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि वो छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन के मुताबिक उनको इन्वायरमेंट में लौटा देते हैं। नाउ what are the processes of their growth or reproduction? The vegetative reproductions and asexual reproductions. For Phycomycetes and Basidiomycetes, fragmentation are common. Phycomycetes में fragmentation के बिना और कुछ नहीं होता, पर Ascomycetes में budding, fission, और Basidiomycetes और Deuteromycetes में भी ये budding और fission दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आ सकता है कि फॉर विच फंगी द फ्रेगमेंटेशन इज वेरी कॉमन और कॉमन। तो वहाँ पर एनसीईआरटी में लाइन था, तो उसके मुताबिक द आंसर वुड बी द बैसिडियोमाइसिटीज। नाउ द निमोनिक्स पार्ट, आपको कैसे ये एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जंबल अप हो जाएंगे, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लिख दिया है कि फाइकोमाइसिटिस में एल्ब्यूगो है। एल्ब्यूगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, क्या कि ये पैरासाइट उसके होस्ट के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। उसको बचने के लिए और रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये उसका होस्ट, स्पेसिफिक होस्ट लगता ही लगता है। तो एल्ब्यूगो इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकोर, इसके फर्स्ट पार्ट को हम लेकर बना दिए हैं आर्म, और उसके साथ सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम उसको बनाते हैं आर्मी। नाउ क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, ईस्ट, मोरल, ट्रफल्स, ये सब एस्कोमाइसिटीज हैं। तो जो एस्परजिलस है ये भी बहुत सारा क्या कहते हैं, फूड प्रोडक्शन के काम में या फिर ड्रग्स प्रोडक्शन के काम में लग जाता है। ये न्यूरोस्पोरा मेनली जेनेटिक रिसर्च में काम आता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पेनिसिलियम हमको पता है, एंटीबायोटिक्स। ईस्ट हमको पता है, जो अल्कोहल बेस्ड जो बेवरेजेस हैं उनको प्रोडक्शन के लिए। मोरल्स और ट्रफल्स ये मेनली एडिबल फंगी हैं, तो इनको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मेनली यूट्यूब में बहुत फेमस है ट्रफल ऑयल, ट्रफल बर्गर्स। तो ये ट्रफल बहुत ही क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव होता है, तो ये खाने के लिए काम आते हैं। तो इनके लिए निमोनिक्स है क्लास एज पर न्यू। तो न्यू यहाँ पर मेनली न्यूरोस्पोरा के लिए है, और पेनिसिलियम एंड ईस्ट के लिए है। और मोरल और ट्रफल हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर बैसिडियोमाइसिटिस में टोडस्टूल, एगरिकस मेनली मशरूम्स है, जो हम बटन मशरूम्स बोलते हैं, ये भी एगरिकस होते हैं। और पक्सिनिया है जिसके लिए रस्ट होता है, और अस्टिलागो है जिसके लिए स्मार्ट होता है। यहाँ पर कुछ कंफ्यूज मत हो जाना, हमको याद रखना है पी के बाद आर आता है, PQR, और मेनली पक्सिनिया रस्ट, PR, पक्सिनिया रस्ट। और अस ऐसे भी याद रखते हो कि US अस्टिलागो में अस होता है, अस, तो एस तो ऐसे ही आ जा रहा है, तो उससे स्मार्ट, ये भी याद रख सकते हो। और पफ बॉल का दूसरा नाम होता है ब्रैकेट फंगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रैकेट फंगी इज अदर नेम ऑफ विच ऑर्गेनिज्म और विच फंगी, और बिलोंग टू विच कैटेगरी, तो बैसिडियोमाइसिटिस। नाउ ड्यूटेरोमाइसिटिस, इनके अंडर जो भी
फंगी हैं वो मेनली डिजीज़ कॉजिंग है। तो जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर जो हर्ब्स हैं उनके ये डिजीज़ क्रिएट करते हैं। मेनली दे आर कोलेटोट्रिकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडामा। तो इनको हम मिला जुला कर लिखते हैं कैट। तो ऐसे हम एक सेंटेंस बना चुके हैं कि आर्मी क्लास एज पर न्यू पेनी टैप अप कैट। इसका कोई वैसे मतलब नहीं है, पर ऐसे भी याद रख सकते हो, इजी होगा, राइट। नाउ वहाँ पर एक कीवर्ड था जिसका क्या था, मेनली डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन, तो जब भी कैरियन, कैरियो ये बात आ जाए तो न्यूक्लियस का बात आ जाता है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का मिल जाना और भाग हो जाना और डिवाइड हो जाना, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जो न्यूक्लियस को दूर दूर चला जाना। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस मिलता नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियस को एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है दो माइसेलियम ले लिए हैं, तो उस माइसेलियम के हाइफी से गैमेट प्रोडक्शन होता है। वो भी एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो भी हायर क्लासेस में है मेनली। उससे प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी मतलब सिर्फ उसका प्लाज्मा मेनली कॉम्बाइन होता है, पर न्यूक्लियस नहीं होता। यानी कि साइटोप्लाज्म कंबाइन हो गया पर न्यूक्लियस नहीं हुआ। उस स्टेज को हम डाइकैरियन बोलते हैं। यहाँ पर डाइकैरियन को हम n+n से डिनोट करते हैं, पर n+n इज नॉट इक्वल टू 2n। इनको हम 2n नहीं लिख सकते। 2n तभी होगा जब दोनों न्यूक्लियस कंबाइन होगा। तो वो भी स्टेज आता है जब कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है जिसमें न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है और वो 2n होता है। और उससे हम दो पार्ट पा सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंगस। फॉर वन काइंड ऑफ फंगस इस जाइगोट से डायरेक्टली म्यूसिस होकर, जो म्यूसिस प्रोसेस होता है यहाँ से पहले एन होता है और फिर से माइटोसिस होकर 4 एन डॉटर सेल्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस नंबर 1 है। और प्रोसेस नंबर 2 में क्या होता है, इस जाइगोट मेनली हाइफी प्रोड्यूस करता है। वो हाइफी डिवाइड करके माइसेलियम क्रिएट करता है और उस माइसेलियम से फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होता है। फ्रूटिंग बॉडी मेनली कुछ नहीं होता, जो माइसेलियम होता है वो माइसेलियम एक्सटेंड होकर उसके एंड में एक बल्जिंग सा, एक सैक सा कुछ बना लेता है। उसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। वो स्पोर मेनली यूनिसेलुलर और हैप्लॉइड कुछ सेल्स होते हैं, और जिससे डायरेक्टली ये छोटे छोटे हाइफी प्रोड्यूस होते हैं और हाइफी फिर से माइसेलियम, और द प्रोसेस कंटिन्यूस। तो यहाँ पर जो मेन हमारा था डाइकैरियन स्टेज, तो डाइकैरियन स्टेज मेनली ये वाला स्टेज है। नाउ वी आर कमिंग टू different categories or classes. So they are mainly, the first is Phycomycetes. तो फाइकोमाइसिटिस में हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, और दोनों प्रोसेस ही दोनों से बहुत ही अलग होते हैं। मेनली एसेक्सुअल को हम फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम माइसेलियम देख सकते हैं, और उस माइसेलियम से प्रोड्यूस होता है कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़। तो पहले ही बोलते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रूटिंग बॉडी क्या है। कुछ नहीं है, ये जस्ट माइसेलियम का एक्सटेंडेड पार्ट है, और लास्ट में इस एक्सटेंडेड पार्ट के टिप में कुछ सैक की तरह होते हैं, जिनका दूसरे मेनली डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट नाम है। और यहाँ पर फाइकोमाइसिटिस में उसको नाम दिया गया है स्पोरांजिया। स्पोरांजिया एक सैक है, उसमें स्पोर रहते हैं, इसीलिए हम उसको स्पोरांजिया कहते हैं। और उस स्पोरेंजिया के अंदर ये हम देख सकते हैं डिफरेंट स्पोर्स, जो मेनली क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और इस स्पोर्स की भी दो तरह के कैटेगरीज होते हैं, एक है एप्लानोस्पोर और एक है जूस्पोर। मैंने पहले ही क्या था कि जिसमें ए लगा हो तो उसका मतलब होता है नो। तो
प्लानो का मतलब होता है मूवमेंट। तो ये मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास मूवमेंट करने का कोई भी, क्या कहते हैं, कोई भी ऑर्गन नहीं है। पर जूस्पोर, जू में हम देखते हैं कि जू प्लैंक्टन, जूस्पोर, जब भी जू होता है तो वो मेनली एक एनिमल की तरह बिहेव करते हैं और एनिमल का एक क्रूशियल फीचर होता है मूवमेंट। तो यहाँ पर जूस्पोर भी मूव कर सकता है ड्यू टू देयर फ्लैजेला। तो यहाँ पर जूस्पोर फाइकोमाइसिटिस में मूव कर सकते हैं। मेनली कौन से वाले फाइकोमाइसिटिस मूव मेनली जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं? जो वाटर में, वाटर बॉडीज में, एक्वाटिक बॉडीज में एग्जिस्ट करते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनके स्पोर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूवमेंट और मूव करने के लिए ये जूस्पोर प्रोड्यूस करा जाता है। और सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल बहुत सिंपल है कि यहाँ पर फिर से हम हाइफी ले लिए, उससे हैप्लॉइड गैमेट्स बना लिए। तो सेक्सुअल में मेन क्राइटेरिया होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्म हो गया, गैमेट मिलकर यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ है वो होता है जाइगोट। और जाइगोट में कुछ अनोखा हो जाता है। क्या होता है? जाइगोट के बाहर एक कैप्सुलेशन हो जाता है और उससे जो फॉर्म होता है उसका नाम होता है जाइगोस्पोर, क्योंकि ये जाइगोट और स्पोर का एक फ्यूजन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट के अंदर ही स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस जाइगोस्पोर के अंदर मेनली जो स्पोर्स हैं ये डिवाइड करते हैं, माइटोसिस करते हैं और उससे जो छोटे छोटे स्पोर्स निकल जाते हैं बाद में। तो यहाँ पर भी दो काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मेनली यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं। दे आर मेनली आइसोगैमी और ऊगैमी। और स्पोर्स को हम आइसोगैमस स्पोर्स बोलते हैं और ऊगैमस स्पोर्स बोलते हैं। तो आइसोगैमस स्पोर में मेनली जो गैमेट्स हैं उनका, जो स्पोर्स है, मेनली जो स्पोर्स है वो सेम आकार के भी होते हैं, यानी कि सेम शेप और सेम साइज के, यानी कि सेम टू सेम दिखने में होते हैं, क्लोन्स की तरह होते हैं। और ऊगैमी में वो देखने में भी अलग होते हैं और साइज में भी अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में मेल में स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही फीमेल बॉडी में जो गैमेट है वो एक गोल डिम्बाणु होता है, राइट। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे ही कुछ स्पोर्स यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं और उससे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर से एक साइकिल में चले जाते हैं। ऐसे ही उसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। नाउ एस्कोमाइसिटीज, एस्को में पहले ही कहा था कि एस्को मतलब होता है सैक। तो ये जो स्पोर्स है मेनली सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में आते हैं, इसीलिए हम उसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। पर हम पहले एसेक्सुअल डिस्कस करेंगे। तो एसेक्सुअल में इसमें बहुत ही सिंपलर फॉर्म है, जाइगोमाइसिटीज की तरह कुछ मेनली फाइकोमाइसिटीज की तरह कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मेनली यहाँ पर एसेक्सुअल में क्या होता है, वैसे ही हाइफी लेंगे यहाँ पर गैमेट, नॉट गैमेट, ऑब्वियसली नॉट गैमेट, दीज आर नॉट गैमेट्स, दीज आर सेल्स। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो है डाइकैरियन स्टेज। यहाँ पर these are not gametes, these are parts of hyphae। तो यहाँ पर हाइफी के कुछ सेल्स आते हैं, हाइफी के सेल्स मिलकर डाइकैरियन स्टेज में जाते हैं ड्यू टू द प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म के मिलने के बाद। तो ड्यू टू प्लाज्मोगैमी यहाँ पर डाइकैरियन स्टेज यानी कि N+N स्टेज में जाते हैं और वो कैरियोगैमी के बाद जो होता है डाइजाइगोट फॉर्मेशन करता है, वो फिर से ये हाइफी प्रोडक्शन में लग जाता है और इनको हम मेनली कॉनिडियोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनिडियोस्पोर्स। और ये कॉनिडियोस्पोर्स जहाँ पर रहता है और जहाँ से प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं
कॉनिडियोफोर। जिस भी फ्रूटिंग बॉडी होगा उस भी फ्रूटिंग बॉडी को हम उसके उस फ्रूटिंग बॉडी के एंड में क्या लगा देंगे, फोर, क्योंकि कॉनिडियो इज द मेन टर्म। वो अगर स्पोर हुआ तो उसको हम कॉनिडियोस्पोर कहेंगे, और वो अगर फ्रूटिंग बॉडी हुआ हम उसको कॉनिडियोफोर कहेंगे। तो कॉनिडियोफोर के एंड में ऐसे एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है ये स्पोर्स। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस एसेक्सुअल फॉर्म इज एक्सोजिनस, बाहर प्रोड्यूस हुआ। तो मेनली फाइकोमाइसिटिस में मैं ये बोलना भूल गया कि यहाँ पर एक कवर के अंदर ये स्पोर प्रोड्यूस हुआ है, तो ये होगा एंडो, और सेक्सुअल में यहाँ पर भी एक कवर था तो ये भी एंडो हुआ। सो फाइकोमाइसिटिस हैज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल एज एंडो सिस्टम, एंडोजिनस तरीके से यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होता है, और एस्कोमाइसिटिस में एक्सोजिनस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन हुआ है। नाउ फॉर सेक्सुअल यहाँ पर एक सैक फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर नहीं दिख रहा ये, तो ये सैक है, एक सैक की तरह कुछ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी होता है। तो इस फ्रूटिंग बॉडी में, बॉडी के अंदर ये स्पोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम एस्कोस्पोर। तो इस एस्कोस्पोर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं, और जैसे भी जाइगोस्पोर निकला था उसके एनकैप्सुलेशन से, लाइक दैट ओनली, और उसी स्पोर से माइसेलियम क्रिएट होगा, और उस माइसेलियम भी बाद में ये फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट करेगा। कब क्रिएट करेगा, जब कुछ अनस्टेबल इन्वायरमेंट कंडीशन होगा। पर जनरली वो एसेक्सुअल तरीके से ही करेगा, क्योंकि एक्सोजिनसली यहाँ पर ये गैमेट्स होते हैं, राइट, नॉट गैमेट्स, द स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर अनस्टेबल एनवायरनमेंट में ही ये एस्कोस्पोर्स निकलेंगे, जिससे गैमेट फॉर्मेशन होगा। वो गैमेट से ये माइसेलियम क्रिएट होंगे और बॉडी क्रिएट होगा। नाउ कमिंग टू द बेसिडियोमाइसिस। बेसिडियम का मतलब क्या होता है? बेसिडियम का मतलब होता है क्लब शेप्ड। तो ये इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है ये क्लब शेप्ड होता है, इसीलिए हम उसको बेसिडियोमाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल, पर यहाँ पर एसेक्सुअल छोटा क्यों लिखा है? आप भी अगर आपके नोटबुक में ये क्रिएट करते हैं तो आप भी ऐसे लिखिए और इस एसेक्सुअल को काट दीजिए, क्योंकि बेसिडियोमाइसिस में एसेक्सुअल स्पोर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ओनली दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर सेक्सुअल भी अधूरा है, क्योंकि इसमें कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन मतलब यहाँ पर सेक्सुअल एस्कोमाइसिटिस में सेक्सुअल ऑर्गन के मुताबिक हम देख सकते थे कि एस्कोमाइसिटिस है उसके लिए एस्कोस्पोर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जाइगोमाइसिटिस में जो जाइगोस्पोर है और उसका एक इनकैप्सुलेशन है, ऐसा कोई उसके पास कोई भी ऑर्गन नहीं है। और हाँ, यहाँ पर एस्कोमाइसिटिस में मैं बोलना भूल गया कि सेक्सुअल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंदर है, किसी सैक के अंदर है, तो ये होगा एंडो, राइट। नाउ बेसिडियोमाइसिटिस, तो बेसिडियोमाइसिटिस में क्या होता है सेक्सुअल में, ये देख लेते हैं। तो फिर से हाइफी ले लेंगे, पर यहाँ पर दोनों अलग अलग कलर के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल का मतलब ही होता है डिफरेंट स्ट्रेन्स। सो दिस इज स्ट्रेन 1 सपोज, एंड दिस इज स्ट्रेन 2 और स्ट्रेन बी, सॉरी, स्ट्रेन ए एंड स्ट्रेन बी। तो ये स्ट्रेन और ए और स्ट्रेन बी कोई भी स्पोर प्रोडक्शन नहीं करता डायरेक्टली। तो ये क्या करता है, ये हाइफी को डिवाइड करके वो प्लाज्मोगैमी कर देता है, यानी कि जो गैमी नहीं मतलब प्लाज्मा बॉडी को मिला देता है और उसको उसके सेप्टम को मिला देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। दिस इज द फ्यूजन ऑफ सेप्टम ऑफ हाइफी। तो यहाँ पर भी डाइकैरियन फेज दिखाया जाता है। तो अभी तक हमने जाना कि
एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में ही डाइकैरियन फेज दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर N+N डाइकैरियन फेज दिखाया पड़ता है। तो ये मेनली माइसेलियम क्रिएट करता है, और ये माइसेलियम से जो बॉडी क्रिएट होता है उसका नाम होता है बेसिडियोकार्प, जो हम एगरिकस में देखते हैं बहुत ही जेन्युइन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। ये एगरिकस ही है। उसको अगर एगरिकस मेनली ऐसे खड़ा होता है, पर उसको अगर हम ऐसे देखें, उसको लेटा दें, तो क्या देख सकते हैं कि साइकिल की स्पोक के जैसा यहाँ से निकल रहा है कुछ, राइट। तो यहाँ पर ही जो बेसिडियोकार्प में लगा होता है वो स्पोर का निकलने का जगह, जिसको हम कहते हैं बेसिडियम। यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बेसिडियम और पाउच की तरह होते हैं, पर ये माइक्रोस्कोपिक होता है इसीलिए नहीं दिखा पाते हम। पर हम अगर उसको ब्लो करने जाए, ऐसे फूंक मारने जाए ना, तो वहाँ से कुछ छोटा छोटा पार्टिकल निकलेगा, वही बेसिडियम होते हैं। और बेसिडियम मेनली नहीं होते, बेसिडियम के साथ स्पोर होते हैं जो एक्सोजिनस होते हैं। तो यहाँ पर मेनली एक्सोजिनस स्पोर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये बेसिडियम के एंड से मेनली यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होता है एक्सोजिनसली। तो ये स्पोर मेनली फिर से इंडिविजुअली माइसेलियम क्रिएट करते हैं, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। तो दिस इज एक्सो। नाउ ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस में पहले ही बोलते हैं कि ये फंगी इम्परफेक्टाई है, इम्परफेक्शन है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल जो मेन क्राइटेरिया होता है वही नहीं है। पहले पहले साइंटिस्ट को लगा था ड्यूटेरोमाइसिट्स क्रिएट ही नहीं होंगे, क्योंकि ये एक डंपिंग ऑफ स्पीसीज था। जो भी स्पीसीज में सेक्सुअल नहीं मिला, जिसमें भी सेक्सुअल नहीं मिला, उनको हम मेनली यहाँ पर डंप करते थे। पर जब जब उनके अंदर से सेक्सुअल मिलने लगा, हम उसके मुताबिक मेनली हम उन कैटेगरीज में उनको डालने लगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास पहले ABCD 4 स्ट्रेन्स थे, इस चारों स्ट्रेन में पहले सेक्सुअल नहीं मिल रहा था, तो ड्यूटेरोमाइसिटिस में डाल दिए। पर बाद में क्या हुआ, B और C में ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो ईजाद हो गया, यानी मिल गया। तो B को हम एस्कोमाइसिटिस में डाल दिए, और C को ड्यूटेरोमाइसिटिस के बजाय मेनली बेसिडियोमाइसिटिस में डाल दिए। तो ऐसे हम डिवाइड करते। तो सो ड्यूटेरोमाइसिटिस और कुछ नहीं, एक इम्परफेक्ट कैटेगरी और डिवीजन है। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस में सिर्फ एसेक्सुअली होता है, और ये सेम टू सेम एस्कोमाइसिटिस के कॉनिडियोस्पोर्स की तरह ही है। जो भी प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है, पर यहाँ पर जो कॉनिडियोफोर है वो थोड़ा अलग दिखता है, राइट। ऐसे दिखता है, वो छोटे छोटे ऐसे नहीं होता। यहाँ पर जो होता है मेनली ट्रांसवर्स सेप्टम्स दिखाई पड़ते हैं इस स्पोर्स में, तो ये कुछ अलग है। नाउ हम ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल में कौन सा एक्सो है, कौन सा एंडो है, ये थोड़ा डिस्कस कर लें और उसका थोड़ा निमोनिक्स टाइप का बना लें। तो मेनली हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो मेरे साथ लिखते जाइए तो इजी होगा। तो पहले हम लिख लेंगे एंडो, एंडो, यहाँ पर एंडो, नॉट एंडो, राइट। आपने सही पकड़ा, यहाँ पर एंडो नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्सो, एंडो। यहाँ पर तो एसेक्सुअल है क्या? नहीं है। यहाँ पर होगा एक्सो। यहाँ पर सेक्सुअल है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर होगा एक्सो। तो फाइकोमाइसिटिस में एंडो में क्या होता है? एंडो में होता है स्पोरांजियो स्पोर, स्पोरांजियो स्पोर, और वो दोनों तरह होता है, मोटाइल, नॉन मोटाइल। मोटाइल को हम कहते हैं जूस्पोर,
और नॉन मोडल को कहते हैं एप्लानोस्पोर। और एंडो में हम दोनों तरीके देखते हैं, क्या, आइसो और क्या, oogamous, आइसोगेमस एंड oogamous। एस्कोमाइसिटीज में एक्सो में क्या होता है, कॉनिडियो स्पोर, और एंडो में क्या होता है, एस्को स्पोर। मेरे साथ लिखते जाइए तो हो जाएगा। बेसिडियोमाइसिटिस में एसेक्सुअल नहीं होता, पर एक्सो क्या होता है, एक्सो वो होता है बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ड्यूटेरोमाइसिटिस को क्यों हम फंगी इम्परफेक्टाई कहते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल नहीं होता। तो यहाँ पर भी एक्सो एसेक्सुअल होगा, एक्सोजीनस। तो दिस इज ऑल्सो सेम एज एस्कोमाइसिटिस, दैट इज कॉनिडियोस्पोर। सो दैट्स आवर चार्ट। तो अगर आप एंडो और एक्सो को भी याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 2 क्रॉस क्रॉस 1 1 ऐसे भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पर 2 2 को अगर आप सर्कल करें तो यहाँ पर एक्सो और एंडो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप भी खुद की तरह कुछ तरीके बनाएं जो आपको याद रहें। सो दैट्स इट फॉर द क्लास। और अगर आप ये जो पीडीएफ है और पीपीटी है आप लेना चाहते हैं तो यू हैव टू कम टू द स्टडीफाई सक्सेस ऐप, एंड सो दैट्स इट।